11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमट सोने के लिए अपने बेड में जाता है और अचानक वो अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में कुछ बातें करते हुए सुनता है। बच्चों के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दें। बच्चों के फादर की आवाज में एक डर होता है और इस डर को बयां करते हुए आगे अपनी वाइफ से कहता है कि अब एलाइज भी हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जूझ के साथ किया है। अब हेलमेट उस बात को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है और सो जाता है। एक दिन उन बच्चों के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमेट के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं और उसके बाद हेलमेट उनकी यूनिफॉर्म को आग में जलता हुआ देख रहा होता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमेट को उसी रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर में खाना भी नहीं खाता, वो भी सिर्फ इसलिए, इस डर से कि उसकी मां कहीं उसे खाने में जहर ना दे दे। अभी जो हमने आपको स्टोरी सुनाई ये कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद लोगों की मेंटेलिटी थी। इस स्टोरी में हेलमेट एक जर्मन बच्चा था, उसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद डरे हुए थे। ये डर केवल उस समय उनके अंदर नहीं था, बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था, जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा और वो हार कर डर डर कर जीने के लिए मजबूर हो गए। हेलमेट की फादर की तरह बहुत सारे लोग मारे गए। हिटलर ना सिर्फ उनकी मौत का कारण रहा, बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन गया। इसने इतिहास के सबसे बड़े जीनोसाइड्स करवाए। इसने ऐसी जेलें बनवाई जिसमें बूढ़ों को, बच्चों को और बड़ों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में ऐसी तानाशाही दिखाई कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं। लेकिन हमारे मानने में इस दुनिया में कोई होगा जिसे हम हिटलर से कंपेयर कर सकें, क्योंकि इसने जो क्राइम किया वो मानवता को शर्मसार करने वाले कामों में से थे। हिटलर के समय में जो सिचुएशन थी उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे ना हम कभी महसूस कर सकते हैं और ना हम कभी करने की सोच सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के 2 पहलू थे। लोग इसे 2 तरह से देखते थे, किसी के लिए क्रूर तानाशाह था तो किसी के लिए एक ग्रेट लीडर था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो अपने स्पीच के द्वारा लोगों के अंदर आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बचपन से ही हिटलर ऐसा था। हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, एक प्रीस्ट बनना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को एक आर्टिस्ट और प्रीस्ट बनने की जगह एक क्रूर तानाशाह बना दिया? आपको बता दें कि 20 अप्रैल 1889 को बरोना एम इन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। यह जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई थी। हिटलर ने एलाई हिटलर और क्लारा हिटलर के घर जन्म लिया, जिन्होंने इसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा। यह अपने परिवार का चौथा बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बहुत ही प्यार से रखा जाता था। स्पेशली हिटलर की मां इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जो भी बच्चे हुए थे वो किसी न किसी वजह से ज्यादा दिन तक जी नहीं सके। इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसे पढ़ाई और स्कूल की डिसिप्लिन फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर और उसके फादर के बीच में कभी नहीं बनी। यहां तक कि हिटलर के फादर उसे गुस्से में कभी कभी मारते पीटते थे, जिससे परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन लेना शुरू कर दिया, जिससे वो चर्च में गाना गाने जाने लगा। वहां पर जाने के कारण एक समय ऐसा भी आया कि वो प्रीस्ट बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी समय पर हिटलर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई को खो देता है। हिटलर के छोटे भाई एडमिन को खसरा रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वो अपने भाई को हमेशा याद करता रहता है। धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल अपने में ही रहना पसंद करता है। यहां तक कि इस घटना के बाद वो अपने फादर और टीचर्स के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करता है। उसने स्कूल में काफी गंदा परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। हालांकि समय के साथ साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ और वो अब एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसके लिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई भी किया था, लेकिन दोनों बार उसे वहां रिजेक्शन ही मिला। इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पॉलिटिक्स में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी मां जर्मनी की थी, उसका मन जर्मनी की ओर ज्यादा लगता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता था, वहां के बारे में पढ़ता था, वहां के लोगों से इन्फ्लुएंस होता था। भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हिटलर की पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं था। उसके घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था और ऊपर से उसकी मां की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हिटलर इन सभी चीजों से काफी परेशान था कि अचानक एक दिन उसकी मां की भी डेथ हो जाती है। 21 सितंबर 1907 को हिटलर अपनी मां को भी खो देता है। इसके बाद वो पूरी तरीके से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना था। दर दर पर काम की तलाश में भटकता और रोता। उसके पास खाने को और रहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हिटलर ने लेबर का भी काम करना शुरू कर दिया। पेंटिंग्स बनाई, उन्हें भेजा
वो हर वो काम करना शुरू कर दिया जिससे कि वो अपना गुजारा चला सके। हिटलर वो सारी चीजों को करता रहा और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। इसी समय हिटलर का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो अपनी रेसिस्ट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। यही नहीं, हिटलर इस समय मारिया हेल्थ स्ट्रीट में रहा करता था, जहां जर्मन नेशनलिज्म हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता था, जिससे हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में इंटरेस्ट आने लगा था। वो मेयर कॉल लुकास से भी काफी प्रभावित था, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता था। वो हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। उसके मन में जूज के लिए इस समय तक कोई भी नफरत नहीं थी। हिटलर वर्ल्ड वार 1 से पहले जूस के साथ अपनी बिजनेस मीटिंग भी किया करता था, लेकिन उसके मन पर वर्ल्ड वार ने बहुत बुरा असर डाला। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जैसे ही सुना, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया और उसने आर्मी में जाने का फैसला किया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया, जहां पहले वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया करता था, लेकिन देखते देखते जर्मन फोर्सेस में वो एक पॉपुलर फेस बन गया था। उसने कई जंग भी लड़ी, जिसमें द फर्स्ट बैटल ऑफ इब्रा, द बैटल ऑफ सुमोस, द बैटल ऑफ हरास एंड द बैटल ऑफ फास्टेंडेल। इन सभी लड़ाइयों में द बैटल ऑफ सोमे में हिटलर घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसकी ब्रेवरी को सैल्यूट किया गया और उसे आयरन क्रॉन से सम्मानित भी किया गया। हालांकि वार के बाद हिटलर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। हिटलर को काफी मेजर इंजरीज भी आई थी। उस समय हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म भी देखा जा सकता था। जर्मनी के वार के हारने के बाद हिटलर के मन में जो सिविलियन लीडर जूस मार्क्स के प्रति काफी नफरत उसने पाल ली थी। हिटलर का मानना था कि इन लोगों ने ही वार के दौरान उनकी पीठ में छुरा मारा है। इन लोगों ने वार को खत्म किया और ऐसी ट्रीटी पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। हिटलर ने यहीं से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी जाने लगी। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार 1 लड़ा गया, जिसमें एलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने सेंट्रल कंट्रीज को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता है। जर्मनी के हारने के बाद वहां का पॉलिटिकल सिस्टम काफी खराब हो गया था। कोई भी सरकार वहां पर राज करने के लिए नहीं थी, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया। इसके बाद नई गवर्नमेंट बनाने की बात सामने आने लगी। नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए नेशनल असेंबली ने वाइबर नाम की जगह पर मिलने का फैसला लिया, जहां पर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हुए गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसके कारण प्रॉपर वोटिंग का सहारा लिया गया था। इसमें वुमेन ने भी वोट डाले थे। इस गवर्नमेंट को ही वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय ज्यादातर जर्मनी की पब्लिक इस रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ थे, क्योंकि इसी रिपब्लिक ने ही ऐसी ट्रीटी के नाम पर ऐसे दस्तावेजों पर सिग्नेचर किए जिसे जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इन ट्रीटी में सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में आपको बता दें कि इतने हार्श रूल और एक्शन थे, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बड़े इकोनॉमिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी को अपनी ओवरसीज कॉलोनी का 1/10 यानी कि 10वां भाग ऑफ पॉपुलेशन, 13 टेरिटरीज, 75% ऑफ आयरन और 26% कोल उसने खो दिए थे। एलाइड पावर ने वार के बाद जर्मनी पर ऐसे रूल इंपोज किया जिसके कारण जर्मनी की कमर टूट गई। जर्मनी इस ट्रीटी के कारण दिन पर दिन एक वीक देश बनता चला गया। जर्मनी ने जो भी रिसोर्सेज वहां पर जर्मनी के अंदर थे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज एलाइड कंट्रीज ने छीन लिए, जिसके कारण जर्मनी के पास आगे बढ़ने के साधन सारे खत्म होते गए। अब जर्मनी के पास आगे बढ़ने के लिए ना पैसे थे, ना कोई रिसोर्स था। एलाइड पावर ने इस तबाही का कारण जर्मनी को बताते हुए वार डैमेज का सारा खर्च उसी के ऊपर ठोक दिया। जर्मनी को वार गिल्ट माना गया, उसे लगभग 6.6 बिलियन पाउंड देने के लिए मजबूर किया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए उस समय 6.6 बिलियन पाउंड कितना ज्यादा अमाउंट होगा। इसके अलावा जर्मनी को अपनी आर्मी पर भी कंट्रोल लगाना पड़ा। कई लोग जर्मनी की खराब हालात का जिम्मेदार वाइमार रिपब्लिक और उनके द्वारा साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साई को मानते हैं, इंक्लूडिंग हिटलर। अब वाइमार रिपब्लिक का दिन पर दिन विरोध होने लगा, जिसकी वजह से सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट और डेमोक्रेटिक पर अटैक करने लगे, क्योंकि ये लोग वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। इस समय नेशनलिस्ट ग्रुप ने वाइमार रिपब्लिक के लीडर्स और सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल का नाम दिया। नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग ये सभी जर्मनी के क्रिमिनल थे, जिन्होंने नेगोशिएट करके वार को एंड किया और हार्श ट्रीटी पर साइन किया। नेशनलिस्ट के इस माइंडसेट ने जर्मनी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कई चेंज देखे गए। हिटलर के माइंडसेट पर वर्ल्ड वार पर भी काफी असर डाला। वार खत्म होने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन इसका असर लोगों के ऊपर भी देखने को मिला। पॉलिटिशियन और न्यूज़पेपर पब्लिशर ने मर्दों की एक अलग छवि प्लांट करने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग आदमी को स्ट्रांग और मैस्कुलर होना जरूरी होता है, और वहीं वुमेन को सिर्फ घर के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा लोगों की लाइफ को भी क्लैरिफाई किया गया। वार के दौरान सोल्जर बड़े बड़े
गड्ढे बनाकर उसी में रहते थे, जहां पर उनके रहने की लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो गई थी। मीडिया में दिखाई जाने वाली लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग थी। असल में सोल्जर को इन गड्ढों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हार्मफुल गैसेस, रैट्स और गंदगी में रहना होता था। और इसके अलावा उस समय वार प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर का दौर भी देखा गया, जिससे पब्लिक को डिक्टेटरशिप की ओर धकेल दिया गया। माइंडसेट के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे गए। वैसे वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ ग्रुप फॉर्म होने लगे थे, जिसमें स्पोर्ट्सिस लीग एक ऐसा रिवोल्यूशनरी ग्रुप था जो कि रसिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। लोग ऐसी ही गवर्नेंस अपने देश में चाहते थे, जिसके लिए दिन पर दिन प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब वाइमार रिपब्लिक ने इन सभी प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए एक मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स एक ऐसा ग्रुप था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन इससे भी प्रोटेस्ट पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके कुछ समय बाद स्पोर्टिसिस ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई, जिसने लगातार वाइमार रिपब्लिक का विरोध किया। जर्मनी की हालत काफी खस्ता होती नजर आ रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि इन्हें वार की भरपाई भी करनी थी। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व भी वार ने खाली कर दिए थे, जिस कारण इन्होंने एलाइज कंट्री को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्री एरिया रूर पर कब्जा कर लिया। रूर में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है। इसके बाद जर्मनी ने अपनी बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू कर दिया। पैसे छापने की वजह से देश में नोट तो भर गए, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। अब एक मुट्ठी भर नोट से एक ब्रेड भी नहीं खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि शब्द बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वहां एक नए शब्द का उस समय इस्तेमाल हुआ था, जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता था कि महंगाई का हद से पार हो जाना। इस वक्त अमेरिका ने जर्मनी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अमेरिका में आए भयानक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अब अमेरिका भी पीछे हट गया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ दो झटके लगे। एक उसके फाइनेंशियल से और दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस के आने से जर्मनी की हालत और भी बिगड़ती चली गई। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट घूमने लगे। लोगों ने सड़कों पर नारे लगाने शुरू कर दिए। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने लगा था। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे। सरकार की खस्ता हालत देख हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। हिटलर इस समय काफी चर्चाओं में चलने लगा था। समय के साथ साथ हिटलर और नाजिज्म ने जर्मनी में एक अलग पहचान बनाई, और यहीं से शुरू होती है हिटलर से एडोल्फ हिटलर यानी डिक्टेटर बनने का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर पार्टी ज्वाइन की। यह ग्रुप उस समय इतना बड़ा नहीं था, लेकिन हिटलर उस ग्रुप को ज्वाइन होकर अपनी पॉपुलैरिटी बना लेता है। हिटलर ने इन सभी ग्रुप में मेंबर्स को इकट्ठा किया, उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर देता है, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बन जाती है। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी थी। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और अपीयरेंस से पहचाना जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर जर्मनी पर राज करने के सपने के साथ निकल पड़ा था। इसने अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया। इसके बाद इसने 1923 में बैरियर नाम की जगह पर अटैक करने का प्लान बनाया, अपने कब्जे में लेने का, लेकिन उसमें यह बुरी तरह फेल हो गया। इसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और वहां पर जेल में बैठे बैठे हिटलर ने एक बुक लिख डाली थी, जिसमें इसने अपने फ्यूचर प्लान्स और आइडियोलॉजी को साफ साफ बयां किया। इस बुक का नाम माइन काम्स था, जिसका मतलब माय स्ट्रगल होता है। हालांकि यह बुक लोगों में फेमस नहीं हो सकी। हिटलर कुछ सालों बाद जेल से बाहर आया और अपनी पार्टी में काम करने लगा। हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते जहां पूरी तरह से लोग अपना होप खो चुके थे, वहां हिटलर ने लोगों के एक बेटर फ्यूचर का वादा किया, अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी इन्फ्लुएंस स्पीच के थ्रू लोगों को विश्वास दिलाया कि वो उन्हें वोट देंगे तो उन्हें इस खराब सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। इस दौरान हिटलर बड़ी बड़ी रैली करता, अपनी स्पीच देता, लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते, जिस कारण बहुत कम समय में पूरी जर्मनी में इसने अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग में देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा, जहां पर उसे 2.6% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यानी कि 1932 में हिटलर को किसी भी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। कई रिपोर्ट्स से यह दावा करती हैं कि हिटलर को 1932 के इलेक्शन में लगभग 38 मिलियन वोट मिले थे।
इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल हिटलर इस बात को साफ तौर पर जानता था कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और सस्पेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजन हैं, बस इन्हें लागू करने के लिए इसे एक सही समय का इंतजार था। इसके लिए शांत बैठा हुआ था। हिटलर की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियन से उनके सारे राइट छीन लिए गए। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की पूरी पावर सौंप दी। इसके बाद देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी और जितने भी पॉलिटिशियन और यूनियन थे उन्हें बैन कर दिया गया। हिटलर ने कंट्री की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया था। हिटलर ने स्पेशल सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इंतजाम किया था, जो भी उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करते थे। अब हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता थी और उसे ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं था। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी को एक नई दिशा देना शुरू कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले वार्नर हेसे को हायर किया, जिससे कि जर्मनी की हालत सुधार सके। हुआ भी ऐसा ही। वार्नर के प्लान्स ने जर्मनी की हालत में सुधार लाए, जिसके लिए सबसे पहले फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के प्लान के साथ आगे बढ़ने लगा। इसके अलावा हिटलर के राज में फॉरेन पॉलिसी में भी सुधार देखने को मिला। हिटलर ने सबसे पहले 1933 में खुद को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया। 1938 में रूर नाम की जगह को अपने कब्जे में लिया। साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा अपने कब्जे में लिया, वहां जीत हासिल की। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा। हिटलर के इन सभी एक्ट्स में इंग्लैंड ने बिना बोले उसका सपोर्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि वर्साई ट्रीटी ने जर्मनी के साथ काफी बुरा किया है। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी, लेकिन वो यहां रुका नहीं। उसमें और ज्यादा हासिल करने की चाह थी। हालांकि वार्नर ने उसको समझाया भी था कि स्टेट में अभी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, वो जो करे सोच समझ कर करे। लेकिन हिटलर कहां किसी की सुनने वाला था। हिटलर इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले वो वार्नर को बाहर करता है और फिर इसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए वार का डिसीजन लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उसके अंडर आएंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकेगी। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला कर देता है। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वार में शामिल हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, इसी तरीके से ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ एक ट्रीटी साइन की होती है। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वहीं जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्राइपा एक्ट साइन किया होता है, जिससे वो अपने इंटरनेशनल लेवल पर पावर को बढ़ा सके। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहां एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वो हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वार जीत रहा होता है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है। इसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वार डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब होता है और जर्मन आर्मी को बर्लिन तक खदेड़ देता है। इसके साथ सोवियत यूनियन का भी एक नया दौर देखने को मिलता है। अमेरिका अब तक वार से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के एक जहाज पर हमला कर देता है और अब इसके बाद अमेरिका भी वार का हिस्सा बन जाता है और यह वार लंबी चलने लगती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वार से कंट्रोल खत्म हो रहा है, लेकिन वो वार के एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला करता है और इसी जगह पर हिटलर रहस्यमय तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने वार्नर हेसे से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो वो हिटलर को पिस्तौल और पॉइजन के बारे में बताता है। इसके बाद हिटलर खुद को पिस्तौल से शूट करता है और यहीं से दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह का अंत हो जाता है। अपने पूरे टाइम पीरियड में नाजीज मास मर्डर के दोषी पाए जाते हैं। नाजिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इक्वल नहीं है। सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास मेंटेलिटी एग्जिस्ट करती है। लोगों को रेसिस्ट के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। केवल वो लोग सोसाइटी के टॉप लोगों में से आते थे जो नाजिज्म थे, ब्लू आइज उनकी हो, ब्लोंड हो, नाजिक आर्यन यानी कि जर्मन हो, वो कैटेगरी के सबसे टॉप लोगों में आते थे। जूस को नाजिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी का सबसे नीचे का व्यक्ति माना जाता था। जूस लोगों को नाजी अपना दुश्मन समझता था। हिटलर के दौर में सबसे ज्यादा अत्याचार जूस के ऊपर किया गया। नाजी जूस को अपना दुश्मन मानते थे। यह दुश्मनी सालों पुरानी थी। नाजी का मानना था कि जूस क्राइस्ट के किलर थे। जूस के साथ मेडिवल टाइम से काफी भेदभाव किया गया था। जूस
जूस से सबसे ज्यादा नफरत का कारण नाजी का यह था कि वर्ल्ड वार वन में जर्मनी हार गया था। हिटलर का मानना था कि इन्हीं लोगों ने फाइनेंशियली एलाइज की मदद की थी, जिसकी वजह से जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा। हिटलर ने हमेशा ही जूस को इंटरनल ट्रेटर की तरीके से देखा, उन पर हमेशा शक करता था। इन्हें रहने के लिए भी सोसाइटी में एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया गया था। हिटलर इन्हें रेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करता था, जिस वजह से उसका मानना था कि इनका कन्वर्जन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फाइनल एलिमिनेशन होना चाहिए। यानी कि इनका सोल्यूशन यही है कि फाइनल इनको एलिमिनेट यानी कि मौत के घाट उतार दिया जाए। हिटलर का मानना था कि देश के यूथ का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना जरूरी है। उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी केवल देश के यंगस्टर्स को ही नहीं बल्कि इनको आगे बढ़कर ही बनाई जा सकती है। हिटलर ने स्कूल में बच्चों को नाजी को जूस से नफरत करना सिखाया। उसने सबसे पहले सभी जूस टीचर्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सभी नाजी बच्चों को जूस के साथ बैठना अलाउड नहीं किया। बच्चों को भेदभाव करना सिखाया, उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिटलर ने फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया और बाद में उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया गया। केवल गुड जर्मन को ही स्कूलिंग का अधिकार था। यहां तक कि नाजिज्म की विचारधारा को भी स्कूल बुक में पढ़ाया जाने लगा और उन्हें सिखाया जाने लगा कि उन्हें लॉयल और मजबूत बनना चाहिए और साथ ही जूस से नफरत करनी चाहिए और हिटलर की वर्शिप करनी चाहिए। हिटलर के समय में बच्चों को यह समझाया जाता था कि देश में इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर वुमेन आदमी जैसी बन जाएंगी तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। लड़कों को बताया जाता था कि उन्हें एग्रेसिव और मैस्कुलर बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। वुमेन से उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मां बने और घर का अच्छे से काम करें और अच्छे बच्चों को जन्म दे। और इसके साथ ही औरतों को अपनी प्योरिटी को भी मेंटेन करना होता था। उन्हें जूझ से दूरी बनाई रखनी होती थी। यहां तक कि अगर किसी औरत में अनडिजायरेबल नाजी को जन्म दिया तो पनिश किया जाता था उसे, और अगर डिजायरेबल नाजी को जन्म देती थी तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। कुछ इस तरीके से शिक्षा के साथ जर्मनी में नाजिज्म को फैलाया जा रहा था। हालांकि हिटलर के मरने के बाद जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यह बात समझी कि वार सिर्फ नफरत दिला सकता है। वार से सिर्फ और सिर्फ देश की बर्बादी हो सकती है और कुछ हासिल नहीं होता है। इस वार के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने जो अलग अलग देशों में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने का काम करते थे। वार जैसी सिचुएशन होने पर उन्हें कंट्रोल करती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हिटलर से जुड़ी पूरी कहानी हमने आपको बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक इसे शेयर कर देना, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करना। और हिटलर के बारे में और आप क्या जानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी टॉपिक हमसे छूट गया है उनसे जुड़ी हुई तो हमें बताएं, इसका हम सेकंड पार्ट जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।